हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के अनुप्रयोग को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, यानी कंप्यूटर्स इंट्रोडक्शंस को देखते हैं। तो कंप्यूटर वर्ड जो है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब कि गणना करना होता है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि गणनाएं करती है या फिर गणना करने में हमारी हेल्प करती है। कंप्यूटर का आविष्कार वैसे तो पुराने समय में गणना करने के लिए किया गया था, लेकिन आजकल इसका बहुत सारा यूज़ होने लगा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल करने में, ऑडियो और वीडियो देखने और सुनने में, गेम खेलने में, डेटाबेस बनाने के साथ साथ कई कामों में किया जाता है। तो आगे हम बताते हैं कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इस वीडियो का ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ेंगे, कंप्यूटर की सीमाएं पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के सामान्य अनुप्रयोग, कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्रभाव कैसा होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, डाटा और सूचना का रिप्रेजेंटेशन, डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स और आईईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो आइए हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सारे ओवरव्यू था जो कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्कूल समय से ये चीज़ें हम जानते आए हुए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप स्टोर किए गए निर्देशों के प्रोग्राम के निर्देशन में ऑटोमेटिक रूप से डेटा को एक्सेप्ट और स्टोर करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, आउटपुट प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? आउटपुट प्रस्तुत करता है। रॉ फैक्टर्स को डेटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण डाटा यानी मीनिंगफुल डेटा को सूचना कहा जाता है। जो कमांड कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश कहा जाता है। एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उपकरण जिसे हम छू करके महसूस करते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम होते हैं जिसको हम छूते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के भाग, यानी हार्डवेयर जिसको बोलते हैं प्रिंटर हार्डवेयर है, स्पीकर, मॉनिटर, सीपीयू, माइक, कीबोर्ड, माउस, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो इंस्ट्रक्शनों का ऐसा समूह जो कि ये बताता है कि यूज़र को क्या करना है वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन का ऐसा समूह जो कि ये बताता है कि यूज़र्स को क्या करना है उसको प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम का ऐसा समूह जो कि खास काम करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम का एक ऐसा समूह जो कि खास काम करते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक कंप्यूटर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के साथ ही उसे आवश्यकता पड़ने पर रिट्रीव भी करता है। कंप्यूटर डेटा के भंडारण और तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? एनालॉग कंप्यूटर में किस श्रेणी में ऐसे कंप्यूटर आते हैं जिसकी भौतिक इकाइयाँ यानी टेम्परेचर, दाब, ताप, लंबाई एक्सेट्रा को माप करके उनको अंकों में चेंज करते हैं, उन्हें बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करता है। ठीक है, ये तो बात हुई एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। अब डिजिटल कंप्यूटर्स किस श्रेणी में क्या आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स? तो इस श्रेणी में वो सारे कंप्यूटर आते हैं जो कि अंकों की गणना करते हैं। तो सभी प्रकार के ऐसे कार्य को जो कि कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं वे जो है इसी पर करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स पर करते हैं। अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में चेंज करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले लेते हैं। ठीक है, ये तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब आकार और काम के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कह सकते हैं जिनकी गणना शक्ति, ठीक है, इसकी गणना शक्ति और कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत ही बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वो कंप्यूटर जिनकी कार्य क्षमता 500 मेगा फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड से अधिक हो वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं।
वर्तमान में गीगाफ्लॉप्स और टेराफ्लॉप्स में कंप्यूटर का निर्माण होने लगा है। सुपर कंप्यूटर में समानांतर प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़ करके किसी भी प्रॉब्लम को उसकी मांगों के अनुरूप विभाजित करके एक साथ काम करता है, जिससे कि उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो था सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो जलवायु अनुसंधान, आणविक अनुसंधान, जैविक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, परमाणु अनुसंधान और विमान डिज़ाइन, इस सारे चीज़ों के लिए किया जाता है। किस किस चीज़ों के लिए? जलवायु अनुसंधान, आणविक अनुसंधान, जैविक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, परमाणु अनुसंधान और विमान डिज़ाइन, इनके लिए किया जाता है। तो ये पहला था। 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी बहुत अधिक होती है। ये 32 या 64 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग काम करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यंत अधिक, और गति जो है वो अत्यंत तीव्र होता है। ठीक है, कार्य करने की जो संग्रहण क्षमता अधिक होती है बहुत, और गति भी तीव्र होती है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में, रक्षा अनुसंधान, इन सारे क्षेत्रों में किया जाता है। और चौथा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से स्टार्ट हुआ, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। इसका विकास आईबीएम कंपनी ने किया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास आईबीएम कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 या फिर 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ा दी है। इसका प्रयोग होता है घर में, ऑफिस में, विद्यालय में, व्यापार, इन सारे जगह पे, मतलब अनगिनत क्षेत्रों में हो रहा है माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल। माइक्रो कंप्यूटर भी 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप भी आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में, पॉमटॉप होता है और वर्क स्टेशन। ये 4 तरह के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। हैंडहेल्ड या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। हैंडहेल्ड या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आकार में छोटे और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली डिवाइसेस होती हैं, जो कि मोबाइल वातावरण में काम करने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये लोगों को कम्युनिकेट करने और निश्चित ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में सहायता करता है। कौन करता है? हैंडहेल्ड और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये कुछ मोबाइल डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप और नोटबुक्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीएस, टैबलेट, पीसी। तो इन तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे आगे। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप और नोटबुक्स के बारे में। लैपटॉप एक छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, और लैपटॉप आकार में इतना छोटा होता है कि इसे गोद में भी रख करके काम किया जा सकता है। इसी कारण इसका नाम लैपटॉप पड़ा है। और अगर बात करें नोटबुक्स के बारे में, तो नोटबुक होता है ये लैपटॉप से भी आकार में कम होता है, और इसे आसानी से बैग में रख करके कहीं भी जाया जा सकता है। नोटबुक्स डेस्कटॉप से एक्सपेंसिव होता है, और नोटबुक का प्रयोग संवाददाताओं और अन्य फील्ड वर्क वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये बात होगी लैपटॉप और नोटबुक्स के बारे में। जैसे ये देख सकते हैं, ये लैपटॉप का मॉडल है, ये एचपी का, ये इस तरीके से होता है लैपटॉप। पर्सनल डिजिटल, अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी डिवाइस है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीएएस। पीडीए एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। इसे पॉमटॉप भी कहा जाता है पीडीए को। ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, और ये जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं। और ये टच स्क्रीन होता है पीडीए, और इसमें डेटा के भंडारण यानी डेटा के स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड भी होता है। इसका यूज़ प्रभावी रूप से पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, वेब ब्राउज़र्स आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, पीडीए का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स में, वेब ब्राउज़र के रूप में किया जाता है। जैसे ये है पीडीए, इस तरीके से होता है। ये टच स्क्रीन होता है, ये इसका पेन है। इसके बाद अगली डिवाइसेस है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी एक स्लेट नुमा पतली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। इस डिवाइस को चलाने के लिए टच स्क्रीन सुविधा होती है। इसके द्वारा टैबलेट को चलाने में आसानी होती है। इसमें फिजिकल कीबोर्ड की जगह एक वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। टैबलेट पीसी में
इंटरनेट और लैन लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर होता है। क्या होता है इसमें? टैबलेट पीसी में इंटरनेट और लैन कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर होता है। तो ये है टैबलेट पीसी, इस तरीके से होता है। ठीक है, टच स्क्रीन। टैबलेट पीसी में कई तरह के सॉफ्टवेयर, गेम्स और इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं, गेम्स के एप्लीकेशन होते हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के अंतिम दशक में हुआ था, जब अमेरिका ने 1987 में क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। उस टाइम पे हुआ था। इसके पीछे अमेरिका की ये मंशा था कि उनका प्रभुत्व बरकरार रखना, उनके अपना प्रभुत्व बरकरार रखने की मंशा मानी जाती है, क्योंकि उस समय भारत और चीन में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता था कि विश्व की कोई भी शक्ति उसके सामने खड़ी हो, उसके मुकाबले खड़ी हो, इसीलिए उसने देने से मना कर दिया था क्रे सुपर कंप्यूटर। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने सीडैक परम 8000 कंप्यूटर 1991 में बना करके अपनी क्षमताओं का एहसास करा दिया। भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद परम 8000 जर्मनी, यूके और रूस को दिया गया। जनवरी 2018 तक प्रत्यूष और मिहिर 6.8 पेटाफ्लॉप्स की अधिकतम गति के साथ भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन कौन सी? प्रत्यूष और मिहिर। तो अब तो हमने जान लिया व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स देख लिए, डिवाइसेस देख लिया, सबके बारे में जानकारी ले लिया, किस तरीके से इस्तेमाल होती है, उनकी कैपेसिटी, स्टोरेज सब क्या है। अब हम कंप्यूटर के इतिहास को जानेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, खेलने, रहने, ये सब करने के तरीकों में काफ़ी बदलाव ला दी है, चेंजेस कर दिया है। आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से केवल 50 साल ही हुआ है, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत ही पुराना है। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन और काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब बात करेंगे हम अबेकस के बारे में। तो अबेकस का आविष्कार 16वीं शताब्दी में ली काई चेन, जो कि चीन के थे, इनके द्वारा किया गया था। अबेकस का विकास किसके द्वारा? ली काई चेन, चीन से। ये सबसे पहला और सरल यंत्र है। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने और वर्गमूल निकालने के लिए भी किया जाता है। अबेकस का इस्तेमाल जोड़ने, घटाने और वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है। अबेकस लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा होता है। 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती है। ये है अबेकस। ये तार लगा हुआ है और इसमें ये गोला गोला सा इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि गणना की जाती थी। ठीक है। पास्कल या पास्कल कैलकुलेटर, पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। प्रथम गणना मशीन का निर्माण 1645 में ब्लेज पास्कल, ये ब्लेज पास्कल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था पहली गणना मशीन का निर्माण 1645 में। ये मशीन ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी और इस मशीन में कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह डायलर होते थे। उन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी। 0 से 9 तक नंबर होता था और इन डायलरों को घुमा करके प्रयोग किया जाता था। तो ये है पास्कलाइन और पास्कल कैलकुलेटर। ये डायलाइन है जिसको घुमा करके इस्तेमाल किया जाता था। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के थे। इसका प्रयोग, एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल सभी गणितीय क्रियाओं में किया जाता है। ये एक मैकेनिक मशीन है जिसे कि आधुनिक कंप्यूटरों का शुरुआती प्रारूप माना जाता है, एनालिटिकल इंजन को। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। इस मशीन के 5 मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इनपुट इकाई, स्टोर, मील, कंट्रोल और आउटपुट इकाई। तो ये है एनालिटिकल इंजन। इस तरह का होता है। ये इसका डायग्राम है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर
का निर्माण जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया था। ये जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक, और ये 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया जाता था। किसका? इनियाक का प्रयोग। तो ये है इनियाक। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC, इसका आविष्कार 1949 में मैरिस विकल्स के द्वारा किया गया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचलन निर्देश यानी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के समय रूपांतरित होना चाहिए। ये मरकरी डिलेय लाइन्स का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मरकरी डिलेय लाइन्स का प्रयोग मेमोरी में और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता है। एडवेक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका से थे। ये एडवेक गणनाएं करने का काम करता था। ये 30 टन भार वाला 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था एडवेक। इसके बाद बात करेंगे यूनिवैक के बारे में। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार 1951 में जे प्रस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया था। इसका यूज वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है, यूनिवैक का इस्तेमाल। और ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों ही तरह के डेटा को संसाधित करता है। इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के सभी गुण समाहित होते हैं। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत ही तेजी से हुआ था। कंप्यूटर की विभिन्न रिलायबल पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज और विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक था। इसमें निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। निर्वात ट्यूब को गर्म करने में समय लगता था और गर्म होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती थी उसमें, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीला वातानुकूलित यंत्र यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था और अधिक मात्रा में विद्युत भी खर्च होती थी। इसमें सारे निर्देश सारे इंस्ट्रक्शन और जो इन्फॉर्मेशन थे वो 0 और 1 के रूप में संग्रहित होते थे और इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इसकी गति 333 माइक्रोसेकंड होती थी। इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर पर और बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम में भी किया जाता है, जैसे कि इनियाक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट एक्सेट्रा। इसमें सीमित मुख्य भंडारण क्षमता होती थी। इसके बाद बात करेंगे दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था? 1955 से 1964 तक रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का उपयोग स्टोरेज डिवाइसेस में किया गया था। इसमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया था। इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग में इंजीनियरिंग डिज़ाइन और इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन के लिए किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार और ताप में कमी थी और ये तीव्र और विश्वसनीय होते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1974 तक रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी और तीव्र गति से काम करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी शुरू हुआ जिसका विकास JS किल्बी ने किया। इसमें रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप और डिस्क के स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हुई। इसमें फोट्रॉन, कोबोल ये सारे लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, फोटोन लैंग्वेज का, कोबोल लैंग्वेज का तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में।
इसका उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों में किया जाता था। जैसे कि IBM सिस्टम अपॉन 330, NCR 395, B 6500, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का समय की बात करें तो 1975 से अप टिल नाउ है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIIC की जगह पे VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाना स्टार्ट हुआ है। इसमें जो चिप है, इसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को स्टोर किया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबोल 74 ये सारे लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटरों का इस्तेमाल के यूज़ में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसमें भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच में एक अनुकूलता थी ताकि उपभोक्ता जो है वो किसी भी विक्रेता से बंधा ना रहे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM PC XT, Apple II, Intel 4004 चिप एक्सेट्रा आते हैं। इसके बाद बात करेंगे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एट प्रेजेंट है अभी। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना भी संभव हो सका है। स्टोरेज के लिए CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का विकास हुआ है। बहुत ही छोटे और तीव्र गति से काम करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ और प्रोग्रामिंग जटिलता कम हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया और इसका उपयोग जीवन के हर सेक्टर में होने लगा। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होता है। ये आकार में बहुत छोटे, तीव्र और उपयोग में आसान प्लग और प्ले होते हैं, जैसे कि IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। तो अब तो हिस्ट्री जान लिया हमने कंप्यूटर का। अब हम बात करेंगे कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की विशेषताओं को देखेंगे। तो कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एक एक करके इन सारे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गति यानी स्पीड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण गणना करने की उसकी तेजी से मतलब स्पीड से मतलब है। सबसे बड़ा ये क्वालिटी होती है कंप्यूटर में होनी चाहिए। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। 1 नैनो सेकंड कितना हुआ? 10⁻⁹ सेकंड। कंप्यूटर की गति सामान्यतः 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होती है। इसके बाद स्पीड के बाद बात करेंगे कंप्यूटर के स्टोरेज के बारे में। तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल स्टोरेज संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ा, डेटा और प्रोग्राम के भंडारण की कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ढंग से संग्रहित की जाती है और सूचना समाप्त होने की संभावना बहुत ही कम संभावना होती है। सूचना समाप्त नहीं होती है वैसे तो इसमें। इसके बाद बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में यानी त्रुटिहीनता। कंप्यूटर द्वारा किए गए कामों की त्रुटिहीनता यानी एक्यूरेसी की दर बहुत ही ऊंची होती है। यदि डेटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही ही आंसर देगा, सही परिणाम देगा। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती है। इसके बाद कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। तो मानो कि ठीक ही उल्टा होता है कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर वो मशीन है जो अविरोधी रूप में काम करते हैं। बार बार और लगातार एक ही काम करने के बावजूद कंप्यूटर के काम की गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे करके एक या फिर कई तरह के काम बार बार समान ही विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कंसिस्टेंसी की। इसके बाद बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर मानव निर्मित पहली सामान्य प्रयोजन यानी जनरल पर्पस मशीन है और अन्य सभी मशीन केवल एक ही प्रकार के काम करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स या टाइपराइटर्स केवल एक ही तरह के काम कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। लेकिन कंप्यूटर पर एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, जैसे कि लेटर्स टाइप करना,
फैक्स भेजना, मूवी देखना, म्यूज़िक सुनना, बिल्डिंग ब्रिजेस डिज़ाइन करना, ये सारे काम कंप्यूटर में एक साथ किए जा सकते हैं। तो ये तो कंप्यूटर की विशेषताएं रहीं। अब हम बात करेंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स के बेसिक एप्लीकेशन के बारे में। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है। कई विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज बदल करके कंप्यूटर को अलग अलग एप्लीकेशन में प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के एप्लीकेशन हैं, जैसे कि वैज्ञानिक रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में वैज्ञानिक के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। कंप्यूटर्स नियंत्रित रोबोट्स यानी कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स का इस्तेमाल उन सेक्टर में होता है जहाँ पे मानव जीवन के लिए खतरा है, जैसे कि गहरे समुद्र की जांच पड़ताल करना, नाभिकीय रिसर्च, ये सारे इसमें इन सब जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस एप्लीकेशन जैसे कि दुकान, बैंक, बीमा क्रेडिट कंपनी, इन सारे जगहों पे कंप्यूटर का अधिकतम इस्तेमाल होने लगा है। संचार के क्षेत्र में भी फायदा है, यानी कम्युनिकेशन में कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार सेक्टर में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बना दिया है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है, लेकिन प्रकाशिकीय संचरण यानी फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मैसेज को ट्रांसफर करने में ईमेल के प्रयोग से समय और कागज की बचत होती है। तो संचार के माध्यम को भी बहुत ही आसान बना दिया है कंप्यूटर्स का प्रयोग कम कीमत पर दूसरे देशों के लोगों से टेलीफोन पर बात करने में भी किया जाता है, जिसे कि इंटरनेट टेलीफोन कहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत फायदा हुआ है, मतलब कंप्यूटर पे लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनके विश्लेषण और निदान में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आंखों की जांच, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग सेक्टर में कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिज़ाइन स्टेज से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल में भी किया जाता है। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल में भी कंप्यूटर का प्रयोग कठिन गणितीय गणनाओं को करने में किया जाता है। कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर के ही कारण प्लैनेट जो है होता है, ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष में जो भी घटना हो रही है, मौसमी घटना हो गई, कोई भी घटना हो रही है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स का प्रयोग उन इंटीग्रेटेड सर्किट को डिज़ाइन और टेस्ट करने में किया जाता है जिनका कि प्रयोग रेडियो, टीवी और कंप्यूटर्स में किया जाता है। बैंकों में भी कंप्यूटर्स से काम किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने क्रांति ला दिया है। आज बैंकों के अधिकांश समय साध्य कार्य जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, रुपया गिनना, पासबुक एंट्री करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर से ही किया जा रहा है। बैंकों की अलग अलग ब्रांचेस कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, जो कि इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन जैसे कि चेकों का क्लियरिंग भी तुरंत से की जा सकती है कंप्यूटर के माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही योगदान है। कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदलती है। कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदलती है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है और कई जगहों पर स्मार्ट क्लास भी जोड़ दिया जा रहा है, जो कि कंप्यूटर की वजह से ही हो रहा है।
कंप्यूटर आधारित शिक्षा और मल्टीमीडिया के विकास ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। शोधकर्ताओं के अनुसार जब कोई नया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के सामने एक कंप्यूटर से ऑडियो वीडियो के माध्यम द्वारा लाया जाता है तो वे उस विषय को बेहतर तरीके से और जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि सुनने से चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है, समझ में आती है और याद हो जाती है। तो कंप्यूटर का शिक्षा के सेक्टर में भी, क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। अकाउंटिंग में भी, अकाउंटिंग के लिए विशेष प्रोग्राम जैसे कि टैली 9 उपलब्ध है और ये प्रोग्राम किसी कंपनी के अकाउंट को मेंटेन करने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो एक डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य फंक्शन यूनिट्स है। एक डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य फंक्शनल यूनिट्स है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, वीडीयू, कीबोर्ड और माउस, अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स, ये सारे जो हैं फंक्शनल यूनिट्स हैं कंप्यूटर्स के। तो बात करेंगे सबसे पहले हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए अधिकांश उपकरण किसी भी काम को करने के लिए सीपीयू से संचार करते हैं। किससे? सीपीयू से, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हुए प्रोसेस करता है और ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को मुख्य मेमोरी में रजिस्टर्स में स्थानांतरित करने का काम करता है। सीपीयू निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर्स के मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। ये काम होता है सीपीयू का। सीपीयू दिखने में कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ये देख सकते हैं हम। इनपुट, किसी भी उपयोगकर्ता यानी यूज़र के द्वारा किसी भी इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस या फिर कीबोर्ड का प्रयोग करके डाटा को कंप्यूटर में इंटर करने की प्रक्रिया को इनपुट कहा जाता है। स्टोरिंग, कंप्यूटर में इंटर किए गए डेटा के ऊपर काम करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। ये अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार की हो सकती है। इससे उपयोगी सूचना को रिट्रीव किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई स्टोरिंग के बारे में। अब बात करते हैं आउटपुटिंग। सूचना को उपयोगकर्ता द्वारा मॉनिटर या फिर प्रिंटर के द्वारा पेपर पर दिखने की प्रक्रिया को आउटपुटिंग कहा जाता है। कंट्रोलिंग किसको बोलते हैं? ऊपर लिखी गई सभी प्रक्रियाओं को निर्देशित करने को कंट्रोलिंग कहा जाता है। ये कंट्रोलिंग सीपीयू में सीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू की चिप की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है और चिप की गति जितना ज़्यादा होती है उतना ही तेज़ी से कंप्यूटर भी काम करता है। सीपीयू की गति जितनी तेज़ होती है उतनी ही तेज़ से कंप्यूटर काम करता है। सीपीयू के मुख्य 3 अवयव हैं। कौन कौन से? मेमोरी यूनिट, एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। ये 3 मुख्य अवयव होते हैं सीपीयू के। बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट डाटा और निर्देशों के संग्रह में प्रयुक्त होता है। मेमोरी यूनिट को 2 वर्गों में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर पर वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा और निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के भीतर स्थित होता है, इसलिए इसे आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी या फिर रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब बात करते हैं एएलयू यानी अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट से प्राप्त इंस्ट्रक्शन को वास्तविक निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना में होता है। किसमें होता है? अंकगणितीय और डेटा कलेक्शन में। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत आता है आपका प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे होते हैं। और तार्किक गणना में आता है जैसे कि ये बड़ा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, हाँ या ना, ये सारी चीज़ आते हैं। एएलयू में जनरेट होने वाले रिजल्ट्स को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेशन अस्थायी रूप में होता है जब तक उनकी बाद में फिर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और निर्देशों को आवश्यकता पड़ने पर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। मेमोरी यूनिट में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होता है। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद मेमोरी यूनिट
मेमोरी यूनिट यानी रैम में स्टोर किए गए अंतिम परिणामों यानी फाइनल रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर को भेज दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के सारे कामों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट किए गए कंट्रोल और टाइपिंग सिग्नल्स और अन्य यूनिट्स को प्रोग्राम के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन और सही नियंत्रण कंट्रोल के लिए भेज दिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे भागों जैसे कि इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, इन सभी गतिविधियों के बीच में तालमेल बैठाती है कंट्रोल यूनिट। वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर या कीबोर्ड और माउस। वीडियो या फिर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो या मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर देखने में टेलीविज़न की तरह होता है, लेकिन कंप्यूटर्स के मॉनिटर जो है वो विशेष प्रकार के बने होते हैं जिनमें एक लाइन में 80 अक्षर भी स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं। 80 वर्ड्स भी जो है वो भी पूरे स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को विक्टर यानी डायगोनली में मापा जाता है। मॉनिटर्स 9, 12, 14, 15.5, 16.5, 17.5 और 21 की साइज में उपलब्ध होते हैं। ये सारे साइज होते हैं मॉनिटर के। तो दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलन में हैं। कौन कौन से? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर यानी सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी मॉनिटर टेलीविज़न पर काम करने वाले सिद्धांत के अनुसार ही काम करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है। उसी इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परिवर्तित करके डिस्प्ले प्राप्त होता है। ये होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर। और एक होता है डीएफटी मॉनिटर। टीएफटी में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला और ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, डिस्प्ले करता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत अन्य मॉनिटर से महंगा होता है। टीईटी मॉनिटर, ये है टीईटी मॉनिटर, इस प्रकार से होता है, इस तरह का। कीबोर्ड, कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस होती है। कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में टेक्स्ट किया जाता है, लिखा जाता है या फिर न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सभी अक्षर टाइपराइटर की तरह पे क्रम के अनुसार होता है, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल यूएसबी की बोर्ड आते हैं जो कि कंप्यूटर के यूएसबी में पोर्ट में लग जाते हैं। और वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें कि सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये है कीबोर्ड। ये बटन के जो लिखे हुए हैं ये सारे साफ नहीं दिख रहे हैं, ब्लरी दिख रहे हैं, वो आप अपने कीबोर्ड आपके पास जो होगा उसमें देख लीजिएगा। कीबोर्ड में 5 तरह के कीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट की, कीबोर्ड में A to Z तक के 26 अल्फ़ाबेट की होती है जिनका प्रयोग हम किसी भी शब्द या फिर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं। और न्यूमेरिकल की होता है। न्यूमेरिकल की अल्फ़ाबेट की के ऊपर की जो पंक्ति होती है, ऊपर की जो लाइन होती है, उसमें न्यूमेरिकल की होती है। इन पर 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। संख्या टाइप करने के लिए इस कीज़ का अलग सेट में संख्या टाइप करने के लिए इन कुंजियों का अलग सेट होता है, जैसे कि न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा और भाग इन तरह के की होते हैं। प्लस वाले साइन के होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में की होते हैं। 0 से 9 तक के अंक भी होते हैं। फंक्शन की, ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है और इन बटन में F1 से F12 अंकित होते हैं। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर में परिभाषित विशिष्ट काम के लिए किया जाता है। इनका काम चल रहे प्रोग्राम पर भी निर्भर करता है। कर्सर कंट्रोल कीज़, ये जो की होता है इसका इस्तेमाल कर्सर को डेस्कटॉप पर कभी भी ले जाने के लिए किया जाता है। ये 4 भिन्न दिशाओं को इंगित करते हैं, इस तरीके से होता है कर्सर की। इन्हें एरो कीज़ भी कहा जाता है। ये राइट, लेफ्ट और अप एंड डाउन कहते हैं इसे। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं जो कि होम एंड पेज अप, पेज डाउन है।
होम क्या है, होम का इस्तेमाल क्या है, ये होम की जो होता है ये कर्सर को लाइन के स्टार्ट में ले जाता है, प्रारंभ में ले जाता है। एंड ये की कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप कर्सर को पिछले पेज में ले जाता है और पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस की में कैप्स लॉक की होता है। ये एक टॉगल बटन है, यानी इस की को एक्टिवेट कर देने पर ये अक्षरों के अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में चेंज करता है। नम लॉक की, नम लॉक की टॉगल बटन है जिसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के दाहिने भाग में संख्यात्मक की होता है, संख्यात्मक की का समूह है और वो काम करता है। नम लॉक के ऑफ होने पर ये डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करता है। शिफ्ट कीज, शिफ्ट कीज किसी भी कीबोर्ड पर दो शिफ्ट की होता है। ये एक संयोजन बटन यानी कॉम्बिनेशन कीज है। इसे किसी और बटन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट की का प्रयोग करके कोई भी बटन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई बटन उस क्लिक करना है, शिफ्ट की करके उसको प्रेस किया जाता है। ये किसी भी अक्षर का केस बदलने में किया जाता है। और कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर दो कैरेक्टर होते रहता है तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपर वाला कैरेक्टर को टाइप करना है इसको, तो पहले शिफ्ट की पर प्रेस करेंगे, फिर ऊपर प्रेस किया जाता है। एंटर की, एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए कमांड या फिर प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैब की, टैब की का पूरा नाम टेबुलेटर बटन होता है। क्या होता है? टेबुलेटर बटन। ये कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउजर पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट करके पेज का मार्जिन, पैराग्राफ और एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। एस्केप की, ये कैंसिल बटन के समतुल्य में होता है। एस्केप की जो भी काम कंप्यूटर पर चल रहा है वो ये बटन उसे बंद करके फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। कंट्रोल के साथ एस्केप बटन का प्रयोग करने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। कंट्रोल के साथ एस्केप बटन का इस्तेमाल करने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्पेस बार, स्पेस बार का क्या प्रयोग है, कैसे खुलता है? शब्दों के बीच जो स्पेस होता है वो शब्दों की इतना बड़ा सा बना होता है, ये स्पेस डालने के लिए इसका प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की का इस्तेमाल करने से कर्सर के लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओर का टेक्सचर मिट जाता है। डिलीट की, डिलीट की का इस्तेमाल दाईं ओर से दाईं ओर का जो टेक्स्ट होता है उसको मिटाने के लिए किया जाता है। साथ ही इनका उपयोग करके सेलेक्टेड शब्द, लाइन, पेज, फाइल या फिर ड्राइंग को भी मिटाया जा सकता है। कंट्रोल की, कंट्रोल की का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी विशिष्ट आदेश देने के लिए किसी और बटन के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है कंट्रोल की का इस्तेमाल। कीबोर्ड पर ये दो स्थानों पर होती है कंट्रोल की। कंट्रोल की का इस्तेमाल विभिन्न शॉर्टकट देने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल पर क्लिक करके सी पे क्लिक करके उसको कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल पेस्ट करें, किसी लिंक को पेस्ट करना है तो उसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। माउस, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। माउस का इस्तेमाल, माउस का आविष्कार किसने किया है? डगलस C एंगलबर्ट ने। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं माउस में। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल बटन होता है। इस तरीके से गोल सा होता है बीच में, इसको स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। माउस के उपयोग से हमें कीबोर्ड की किसी भी बटन को नहीं याद करना होता है, बस माउस जो है वो पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी भी निश्चित स्थान पर क्लिक करना होता है। ये है माउस, ये इसका वो है, स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 2 बटन है, इस पर क्लिक करता है और इस पर क्लिक करता है।
माउस के चार काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? लेफ्ट क्लिक करना। लेफ्ट क्लिक जो है स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक करके बटन को 2 बार अगर जल्दी जल्दी दबा करके डबल क्लिक कहते हैं उसको। और डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है फाइल में, डॉक्यूमेंट्स या प्रोग्राम को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। दायां जो राइट क्लिक होता है, राइट साइड में जो 2 बटन होते हैं, बीच में ये होता है स्क्रॉल होता है, जो राइट साइड में जो क्लिक करना होता है, ये स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन की सूची दिखाता है, इंस्ट्रक्शन का जो सूची है वो दिखाता है। दायां क्लिक का प्रयोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में होता है। ड्रैग और ड्रॉप, इसका इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे। तो जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, यानी जिस यंत्रों से आंकड़ा, डेटा, शब्द या फिर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में डाला जाता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस हैं जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइसेस है और एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, कैड और कैम्प सिस्टम में किया जाता है। इसकी भी प्रणाली ट्रैप बॉल की तरह होती है जॉयस्टिक की, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी यानी स्टिक लगा होता है जॉयस्टिक में। तो ये है जॉयस्टिक, ये इसमें स्टिक लगा हुआ है। लाइट पेन, लाइट पेन एक हाथ में चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। क्या है? लाइट पेन एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। तो लाइट पेन का इस्तेमाल ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी PDA में करते हैं। इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी भी विशिष्ट स्थिति यानी लोकेशन को पहचानने में किया जाता है। तो ये है लाइट पेन, इस प्रकार से होता है। स्कैनर, स्कैनर का इस्तेमाल पेपर पर लिखे हुए डेटा या फिर छपे हुए चित्रों को डिस्प्ले के रूप में चेंज करने के लिए किया जाता है। और स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। कैसा क्या है, किस तरह का डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैन किए हुए चित्रों को मेमोरी या फिर CD में सुरक्षित रखा जा सकता है या फिर कोई भी प्रोसेस या एडिटिंग किया जाता है। स्कैनर के कई प्रकार होते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है और ड्रम स्कैनर होता है। वॉइस इनपुट और रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, तो वॉइस इनपुट और रिकॉग्नाइजेशन माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़ करके ध्वनि में चेंज करने की क्रिया होती है। इसका इस्तेमाल कमांड और नियंत्रण, डेटा इनपुट और दस्तावेज तैयार करने में किया जा सकता है। ये बोले गए शब्दों को पढ़ने लायक इनपुट में चेंज कर देता है। जो बोले गए जो शब्द है उसको पढ़ने के लिए इनपुट में चेंज कर देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग, सरल डेटा इनपुट, हवाई जहाज कॉकपिट और स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वे उसकी सहायता से यानी वॉइस इनपुट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर पर काम करते हैं। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस है और इसका इस्तेमाल फार्म या फिर कार्ड पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये कागज पर प्रकाश की किरण को छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को OMR रीड करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म या फिर वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको भी चेक करने के लिए ये है ऑप्टिकल मार्क। बार कोड रीडर यानी BCR एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किसी भी कागज उत्पाद पर छपे हुए बार कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। आजकल सुपरमार्केट के मूल्यों और डेटा अपडेट करने के लिए BCR का प्रयोग किया जा रहा है। सुपरमार्केट में सामान के रूप में गाड़ी और हल्की ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनी होती हैं जो कि सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और BCR इन्हें आसानी से पढ़ लेता है, वो बार कोड कहलाती है। तो ये है बार कोड। इस तरीके से कोई भी शब्द जैसे इस तरीके से बना होता है किसी भी पैकेट पे या किसी चीज़ पे, तो इसको पढ़ने का काम बार कोड करता है।
बीसीआर से प्रकाश की किरण निकलती है और फिर उस किरण को बारकोड इमेज पर रखते हैं। तो बीसीआर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो कि बारकोड इमेज को दोनों ओर से पहचानता है। बीसीआर कोड पहचानने के बाद उसे सांख्यिक कोड में परिवर्तित कर देता है। बीसीआर MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR सूचनाओं का परीक्षण करके मैट्रिक्स के रूप में करता है। इसके द्वारा खास चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षर या फिर डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है, MICR के द्वारा, या फिर कंप्यूटर में एकत्रित किया जाता है। इसका प्रयोग बैंकों में चेक में नीचे छपे हुए मैग्नेटिक एनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। जो बैंक में छपा होता है मैग्नेटिक, जो चेक के नीचे जो लिखा होता है मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्या नंबर, उनको पहचानने के लिए किया जाता है MICR का इस्तेमाल। इसके बाद बात करते हैं वेब कैमरा के बारे में। तो इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर फोटो देखने और फोटो लेने के लिए किया जाता है। ये एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कि कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये है वेब कैमरा। वीडियो कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो कि लगातार पिक्चर्स लेता रहता है और मॉनिटर पर स्थायी रिकॉर्डिंग के लिए सिग्नल पारंपरिक रूप से एनालॉग होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बाद हम बात करते हैं अदर आउटपुट्स को देखेंगे। तो ये एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि प्रोसेस के बाद सीपीयू से प्राप्त परिणाम को डिस्प्ले करते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस इनपुट को सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी के रूप में डिस्प्ले करती है। हार्ड कॉपी वो आउटपुट होता है जो कि यूजर्स को पेपर पर प्राप्त होता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी वो आउटपुट होता है जो कि यूजर को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं वो है प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स और स्पीच सिंथेसाइजर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटर्स के बारे में। तो प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी भी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड, लाइन प्रति मिनट और पेजेस प्रति मिनट में मापी जाती है। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स पर इंच यानी DPI में मापी जाती है। डॉट्स पर इंच में मापी जाती है किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को। प्रिंटर के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉट नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स टाइपराइटर्स की तरह ही काम करता है और ये कागज, रिबन और कैरेक्टर तीनों पर ही एक साथ चोट करके डेटा प्रिंट करता है। ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर्स की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग कम इस्तेमाल किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कि कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करती है। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिससे कि अक्षर या फिर चित्र छप जाते हैं। तो इस तरह के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। और दूसरा प्रिंटर होता है डेजी व्हील प्रिंटर्स। ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें कि प्रिंट हेड की जगह पे डेजी व्हील लगा होता है जो कि प्लास्टिक या फिर धातु का बना होता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है और इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होती है। इससे ग्राफ या फिर चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता है। डेजी व्हील्स प्रिंटर से ग्राफ या फिर चित्र प्रिंट नहीं हो सकता है। ये शोर करने वाला और धीमी छपाई करता है, ये होता है। डेजी व्हील प्रिंटर इस तरीके का होता है।
लाइन प्रिंटर्स के प्रिंटर जो होते हैं ये इस प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। और ड्रम प्रिंटर भी इसी प्रकार का होता है, ये भी एक प्रकार का लाइन प्रिंटर की तरह ही होता है, जिसमें कि एक बेलनाकार ड्रम लगातार जो है घूमता रहता है। इसमें ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही लगी होती है जो कि प्रिंट करने का काम करती है। ये होता है, इस तरीके से होता है, ये इस तरीके का ड्रम प्रिंटर होता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर लिया है। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ध्वनि नहीं होती है, साउंड कम नहीं होता है, और ये कागज पर प्रहार नहीं करते हैं बल्कि अक्षर या फिर चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई प्रकार होते हैं। पहला तो एक होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डाल करके छपाई की जाती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र छाप सकते हैं। इन प्रिंटरों में छपाई के लिए A4 आकार का A4 साइज का कागज का प्रयोग किया जाता है। A4 साइज का जो पेपर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों ही कम होती है और इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज़्यादा होता है। इस तरह के प्रिंटर में ये है इंकजेट प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघला करके कागज पर छोड़ते हैं जिससे कि अक्षर या फिर चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तेज और ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट करने की गुणवत्ता अच्छी होती है। ये थर्मल प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंट होकर चीज़ें निकलती है, ऐसा बैंक वगैरह में भी होता है। लेज़र प्रिंटर, ये तीव्र गति का पेज प्रिंटर होता है, बहुत ही तेजी गति, इसका गति बहुत तेज होती है। पेज प्रिंटर होता है, ये थर्मल तकनीकी का कार्य करती है। ये मोनो और रंगीन दोनों ही तरह के होते हैं। इसकी क्वालिटी और स्पीड दोनों ही बाकी प्रिंटर की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है लेज़र प्रिंटर का। ये है लेज़र प्रिंटर। प्लॉटर्स आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग में या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद, सिटी प्लानर ये लोग करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर ये सारे जो हैं राइटिंग टूल का प्रयोग होता है इस प्रिंटर में। ये ग्राफ और रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करते हैं प्लॉटर। इसमें टूल भी होते हैं ड्राइंग के लिए। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या फिर डेटा को एक बड़े सतह या फिर पर्दे पर चित्रों को दिखाता है। इसका उपयोग प्रस्तुतियों और बैठकों में किया जाता है जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हो। तो ये है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। स्पीच सिंथेसाइजर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट और डेटा को बोले जाने वाले वाक्यों में बदल देता है। टेक्स्ट डाटा को बोले जाने वाले जो वाक्य हैं उसमें चेंज कर देता है। स्पीच का आउटपुट देने के लिए इसमें बेसिक साउंड यूनिट्स को जोड़ दिया जाता है। किसी भी टेक्स्ट में शब्दों के सीक्वेंस को साउंड यूनिट्स में जोड़ा जाता है, उसे एम्पलीफाई किया जाता है और कंप्यूटर से जुड़े एक स्पीकर द्वारा इसे आउटपुट किया जाता है। इस डिवाइस का प्रयोग उसके टेक्स्ट सूचना को दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ करके सुनाया जाता है और इस डिवाइस की सहायता से गूंगे व्यक्ति जो होते हैं उनकी टाइप की गई जो सूचना होती है उसको बोले जाने वाले शब्दों में चेंज कर दी जाती है। तो ये तो थी अन्य आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी कंप्यूटर का आंतरिक भंडार यानी इंटरनल स्टोरेज सेक्टर है। कंप्यूटर मेमोरी CPU को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डिवाइस और निर्देश को संग्रहित करता है। मेमोरी में ही संग्रहित डेटा और निर्देश का प्रोसेस होता है और आउटपुट प्राप्त होता है। मेमोरी कंप्यूटर का आवश्यक ढंग है। तो मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि ये कंप्यूटर सीपीयू का ही पार्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी में उस समय चल रहे प्रोग्रामों और प्रोग्रामों के इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं और उनकी आवश्यकता समाप्त होने के बाद उन्हें हटा करके दूसरे डेटा या फिर प्रोग्राम में रखे जा सकते हैं। तो ये तो थी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत ही महंगी होने और बिजली बंद कर देने पर उसे रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाती है, जिसके कारण ना तो हम अब उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई भी सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को के दो पार्ट होते हैं, दो भागों में प्राइमरी मेमोरी का बांटा गया है, रोम और रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी के। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ये मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है रैम, यानी अगर कुछ विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें जो संग्रहित डेटा यानी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। रैम में डेटा को कहीं भी पढ़ा जा सकता है, इसे क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता है। रैम 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB और 1 GB अधिक क्षमता में उपलब्ध होती है। ठीक है, रैम जो है 64 मेगाबाइट, 128 मेगाबाइट, 256 मेगाबाइट, 512 मेगाबाइट और 1 गीगाबाइट क्षमता कैपेसिटी में उपलब्ध होती है। इतने सारी कैपेसिटी होती है रैम की। तो ये है रैम, इस तरीके का होता है रैम। स्टैटिक और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को एस रैम भी कहा जा सकता है। इसमें डेटा संग्रहित रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक। SRAM यानी एस रैम में स्टोरेज सेल परिपंथों में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम के डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये डी रैम से तेज गति से चलती है, यानी डायनेमिक रैम से ज़्यादा तेज कार्य करती है। डायनेमिक रैम को डी रैम भी कहा जाता है। डायनेमिक रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपंथों यानी जो स्टोरेज सेल सर्किट्स होती है उसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगे होते हैं। डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है और एस रैम की तुलना में सस्ता होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम चिप ऐसी मेमोरी की सुविधा देता है जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। SD रैम, RD रैम, DDR और SDRAM ये सब जो है डी रैम के उदाहरण हैं। एस रैम साइनोक्रोनस एस रैम और एस रैम के उदाहरण हैं। ठीक है, एस रैम, साइनोक्रोनस एस रैम इत्यादि SRAM के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम रोम के बारे में, यानी रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिनमें कि स्टोरेज डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या फिर चेंज नहीं किया जा सकता है। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से यानी परमानेंट तरीके से रखने में किया जाता है। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है जिसमें कि निर्माण के समय में ही इंस्ट्रक्शन को उसमें स्टोर कर दिया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर रोम में संग्रहित निर्देश या प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाता है और पावर बटन जब ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी इसमें संग्रहित इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम नष्ट नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से ऐसा होता है रोम। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। इसके बाद बात करेंगे प्रोम। प्रोम को प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। तो यूजर जो है, यूजर्स के द्वारा एक बार प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को बर्न करने के बाद उसमें चेंजिंग नहीं हो सकता है। कुछ अन्य प्रकार के प्रोग्राम भी पी रोम भी होते हैं, जैसे कि इरेजेबल प्रोम, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोम। ठीक है, ये सारे इस तरीके का भी प्रोम होता है। ईपी रोम को बर्निंग की प्रक्रिया, ईपीरोम में जो बर्निंग प्रोसेस पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। ईईपीरोम भी ईपीरोम की तरह ही स्थायी मेमोरी होता है, लेकिन बर्निंग प्रक्रिया विद्युत की सहायता से फिर से की जा सकती है। अब हम बात करेंगे मेमोरी की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी ऑफ मेमोरी। तो
तो कंप्यूटर मेमोरी की वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी सूचना को बचाए रखने की कैपेसिटी। एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो एस रैम या फिर डी रैम चिपों द्वारा बनी होती है, वो पावर के रुकते ही वो अपनी सूचनाओं को खो देती है। रैम वॉलेटाइल अस्थायी मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसका पावर ऑफ करने पर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सहायक यानी एक्सिलरी और बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी रैम अस्थायी और सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी यानी नॉन वॉलेटाइल डेटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की कीमत मेन मेमोरी रैम से तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसमें ऐसी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो और जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, असेंबलर्स, कंपाइलर्स, उपयोगी पैकेजेस, बड़ी डेटा फाइलों इत्यादि को स्टोर किया जाता है। ये मेमोरी कुछ चुंबकीय उपकरणों के रूप में होती है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी रोम, डीवीडी, ये सारे, और सॉलिड स्टेट डिस्क यानी फ्लैश ड्राइव। इस मेमोरी का उपयोग बैकअप के रूप में किया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक डिस्क आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप को चुंबकीय टेप भी कहा जाता है। ये सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक का आधा इंच या 12.7 मिलीमीटर चौड़ा और 2400 से 3600 फीट लंबा फीता होता है, जो कि एक चक्के यानी स्पूल पर लिपटा रहता है। पंच कार्ड और पेपर टेप की तुलना में इसमें विशाल डेटा संग्रह किया जा सकता है। टेप में डेटा को कितनी बार भी लिखा या फिर मिटाया या फिर चेंज किया जा सकता है। टैप में इसमें मैग्नेटिक टैप ड्राइव की आवश्यकता होती है। सभी मैग्नेटिक टैप ड्राइव में 2 रील होते हैं। एक रील के टेप जो कि पढ़ने या फिर लिखने में उपयोगी होता है फाइल रील कहलाता है, और दूसरा टेकअप फाइल रील कहलाता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो चीज़ें हम छू करके महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें हार्डवेयर में शामिल होते हैं। कंप्यूटर का हर एक मशीनरी भाग हार्डवेयर होता है, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, मेमोरी चिप हो, हार्ड डिस्क, ये सारे कंप्यूटर में लगे जो सर्किट बोर्ड, कूलिंग फैन, विद्युत बोर्ड में लगने वाला प्लग हो। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक मॉनिटर, सीपीयू और एक ही बोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में जुड़े हिस्से अपना अलग अलग काम संपन्न करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड यूजर से इनपुट लेता है, प्रोसेस सॉफ्टवेयर द्वारा किए गए इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये बात कर लिया हमने हार्डवेयर के बारे में जिन्हें हम छू करके महसूस करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्रामों की वो श्रृंखला है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के काम को कंट्रोल करता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर की भूमिका यानी रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच में समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी भी विशेष काम को पूरा किया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। ये डेटा को इनपुट कराने और रिजल्ट को आउटपुट करने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को कितने प्रकार होते हैं? 4 तरह के: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेजेस सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका यूजर्स रिटेन सॉफ्टवेयर होता है और रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है।
ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके कंपाइलर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं सारे जितने भी पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर की उनके बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने, उसके विभिन्न पार्ट्स को का देखभाल करने और उसकी सभी भी कैपेसिटी का अच्छे से इस्तेमाल के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे सारे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उसके विभिन्न पार्ट्स के बीच में उचित तालमेल बनाने का काम कराते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक मुख्य भाग होता है, मुख्य प्रकार होता है, जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है। यही वो पहला प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर का स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। ये सीपीयू में आने वाले सिग्नल को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित करने की दृष्टि से कंट्रोल करता है। एमएस डॉस, एमएस विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, OS/2, एप्पल, मैकिन्टोश, सन, ये एसेट्रा कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस है, एमएस विंडो है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, OS/2, एप्पल, मैकिन्टोश, सन, ठीक है। तो ये है यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। यूजर 1 में कंप्यूटर, यूजर 2 में असेंबलर, यूजर 3 में टेक्स्ट एडिटर और यूजर 4 में डेटाबेस सिस्टम होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में परिचालन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन का वो समूह होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि स्मृति, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और अन्य IO उपकरणों का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त ये इस बात का भी डिसीजन लेता है कि कौन कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करेगा और कब करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं? जॉब मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, डेटा मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है और बूटस्ट्रैप है। जॉब मैनेजमेंट का काम किस तरीके से करता है? जॉब मैनेजमेंट एक सिस्टम को कार्य करने के लिए आवश्यक कार्यों के निष्पादन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जॉब आमतौर पर एक क्रम में एकत्रित की जाती है जैसे कि फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। यूनिक्स, विंडोज इत्यादि जैसे अधिकांश OS मानक जॉब मैनेजमेंट कैपेसिटी शामिल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS बैकअप सहित कई कार्यक्रमों में भी विशिष्ट जॉब कैपेसिटी होती है। टास्क मैनेजमेंट एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पर चलने वाली प्रक्रियाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करता है और साथ ही साथ कंप्यूटर की सामान्य स्थिति भी है। मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम ये निर्णय करता है कि किस प्रोग्राम को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कितने समय तक मिलेगा। इस प्रोसेस को टास्क मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम है डिस्क पर डेटा का ट्रैक रखना। क्या काम है? डिस्क पर डेटा का ट्रैक रखना, जिससे इसका नाम डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेस के तरीके में या फिर डिवाइसेस, ड्राइवर, रूटीन्स में ये ज्ञान होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटा कहाँ से रिट्रीव यानी एक्सेस करना है। जब कोई भी प्रोग्राम डेटा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम OS के कोडेड मैसेज द्वारा सिग्नल देता है। OS डेटा को ढूंढ करके इसे प्रोग्राम को डिलीवर करता है। इसके विपरीत जब प्रोग्राम आउटपुट के लिए तैयार होता है तो OS प्रोग्राम में से डेटा की डिस्क में अगली उपलब्ध जगह पर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कि स्टार्टअप के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को आरंभ करता है। बूटस्ट्रैपिंग एक सेट के निर्देशों को लोड करने की प्रक्रिया है। जब एक कंप्यूटर चालू या फिर बूट किया जाता है तब स्टार्टअप प्रक्रिया के दौरान डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट, जो कि उपकरणों के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं और बाह्य उपकरणों के कनेक्शन के लिए नियमित परीक्षण कार्यान्वित करते हैं। जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम OS आरंभ करने के लिए लोड किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर में रोम चिप में एक छोटी बूटस्ट्रैप रूटीन होती है जो कि ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूट हो जाती है।
ऐसे पीसी जिसमें कि सिग्नल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, उन्हें क्रैश होने के बाद उन्हें रीसेट करना आवश्यक होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को दो तरह से बूट किया जा सकता है। पहला तो कोल्ड बूटिंग, जो कि कंप्यूटर के पहली बार ऑन होने पर होती है, और दूसरा वार्म बूटिंग, जिसमें कि कंप्यूटर पहले से ही ऑन होता है और उसे रीसेट किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट, ये कीज कॉम्बिनेशन को वार्म बूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन से कीज? कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट। असेंबलर्स, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज में लिखे किसी भी प्रोग्राम को पढ़ करके उसका ट्रांसलेशन मशीनी लैंग्वेज में कर देता है। ये ट्रांसलेशन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है, और इसकी मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद जो प्रोग्राम हमें प्राप्त होती है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाइलर्स के बारे में। तो कंपाइलर्स एक प्रोग्राम है जो कि उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या फिर सोर्सेज कोड को मशीनी भाषा या फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है और सारी गलतियों को बताता है। गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। एक कंपाइलर असेंबलर की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है, लेकिन इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होता है। कंपाइलर सभी तरह की लिमिट्स, रेंजेस और एरर्स को चेक करता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्सेस प्रोग्राम का ट्रांसलेशन मशीनी लैंग्वेज में करता है। इंटरप्रेटर हर इंस्ट्रक्शन को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके बिना स्टोर किए उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर तब दूसरे इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। इस प्रकार जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो लास्ट में रिस्पॉन्स देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम समान होता है। अंतर केवल ये होता है कि कंपाइलर जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम बनाता है वहीं पे इंटरप्रेटर कुछ भी नहीं बनाता है। इसलिए इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय हर बार सोर्सेस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। एक कंपाइलर इंटरप्रेट से 5 से 25 गुना तेज होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर कम मेमोरी स्पेस लेता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कि हमारा वास्तविक काम कराने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन और खातों का हिसाब किताब रखना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट छपना, पत्र दस्तावेज तैयार करना आदि। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। यूजर्स आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि औद्योगिक स्वचालन यानी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर में। आजकल ऐसे प्रोग्राम सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए आते हैं। ठीक है, जिन्हें कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर या फिर पैकेजेस कहा जाता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप एक्सेट्रा। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बीच में क्या डिफरेंस है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तब स्थापित होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है, जबकि यूजर की आवश्यकता अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्थापित होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर्स, डिबगर्स, ड्राइवर्स जैसे प्रोग्राम शामिल है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मीडिया प्लेयर्स, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट प्रोग्राम शामिल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। यूजर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये पृष्ठभूमि में काम करता है, जबकि यूजर विभिन्न गतिविधियों के दौरान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संपर्क करते हैं। एक कंप्यूटर को एक से अधिक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, जबकि एक ही समय में कंप्यूटर पर कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स स्थापित हो सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उपस्थिति के बिना एप्लीकेशन चल नहीं सकता है। पैकेजेस एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जिसमें व्यक्तिगत फाइलों या फिर संसाधनों को एक सॉफ्टवेयर स्टोर करके स्टोरेज के रूप में
एक साथ पैक किया जाता है, जो कि एक बड़े सिस्टम के भाग के रूप में कुछ कार्य क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर सूट जो कई पैकेजों का संगठित संग्रह प्रदान करता है या फिर एक से अधिक अलग टुकड़ों वाला पैकेज प्रदान करता है। एप्लीकेशन पैकेजेस सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे बिजनेस एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन, होम एप्लीकेशन एक्सेट्रा। इसके कुछ उदाहरण हैं MS वर्ड, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, वो टेक्स्ट को प्रोसेसिंग और मैनिपुलेट करता है। MS एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट पैकेज है या फाइनेंसेज के कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस करता है। कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या फिर ड्राफ्टिंग के लिए है। और एक रिकॉर्ड्स के साथ काम करता है, जैसे कि फाइलों का मैनेजमेंट, डेटाबेस का मैनेजमेंट, सूचना का स्टोरेज और एक्सेस एक्सेट्रा। कुछ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी विकसित किए गए हैं, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा के फंक्शन को एक सिग्नल सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस XP एक्सेट्रा में कंबाइन करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेजेस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके जो डिफरेंस हैं दोनों में, एग्जाम्पल दो है दोनों का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेजेस की क्या एग्जाम्पल हैं, और इसके बाद आगे के जो चैप्टर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।